सेशन की स्टार्टिंग जो है वो हम एक इंपॉर्टेंट केस स्टडी के साथ करेंगे जो कि रिलेटेड है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग के साथ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अकाउंटिंग का मतलब समझेंगे कि अकाउंटिंग बेसिकली होती क्या है और इसको हम कैसे यहाँ पर परफॉर्म करते हैं। तो देखो, अकाउंटिंग की जरूरत जो है हमें बिजनेस के अंदर पड़ती है, यानी कि पर्सनल लाइफ के अंदर हमें अकाउंटिंग करने की जरूरत जो है वो नहीं पड़ती है। क्योंकि देखो, बिजनेस के अंदर डे टू डे बेसिस पे हमें बहुत सारे ट्रांजेक्शन जो है वो परफॉर्म करनी पड़ती है। जैसे कि परचेज करना, सेल करना, वेजेस पे करनी, सैलरीज पे करनी, और इन ट्रांजेक्शन को हमें सिस्टमेटिक मैनर में रिकॉर्ड करके रखना भी जरूरी होता है, ताकि हमें पता लग सके कि बिजनेस के अंदर बेसिकली चल क्या रहा है। ठीक है, कितना पैसा हमारे पास आया, कितना पैसा हमारे पास से चला गया, किन लोगों से हमने पैसे लेने हैं, किन लोगों को हमने पैसे देने हैं। और इस पर्पस को पूरा करने के लिए हम अकाउंटिंग का जो है वो यूज करते हैं। अब देखो, अकाउंटिंग कोई सिंगल एक्टिविटी नहीं होती है, बल्कि ये पूरी की पूरी प्रोसेस होती है जिसके अंदर हमें मल्टीपल एक्टिविटीज और स्टेप्स को जो है वो परफॉर्म करना पड़ता है। तो हम यहाँ पर अकाउंटिंग की प्रोसेस को डिटेल में समझेंगे। तो अकाउंटिंग की प्रोसेस का जो पहला स्टेप होता है वो होता है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। इस स्टेप के अंदर हमारे बिजनेस के अंदर जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन अगर होती है उसको हम सिस्टमेटिक वे में जो है बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। जब भी हम किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो हम पहले ये देखते हैं कि वो जो ट्रांजेक्शन है वो ये दो कंडीशन बी प्लस एम को फुलफिल कर रही है या फिर नहीं कर रही है। जहां पर बी डिनोट करता है बिजनेस और एम डिनोट करता है मॉनेटरी टर्म्स। ठीक है, तो हम बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जो कि ये दो कंडीशन को फुलफिल करते हैं। यानी कि वो जो ट्रांजेक्शन है वो हमारे बिजनेस के साथ रिलेटेड होनी चाहिए। दूसरा, कि उन्हें हम मॉनेटरी टर्म्स में यहाँ पर मेजर कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको तीन ट्रांजेक्शन बताऊंगा। पहली ट्रांजेक्शन देखो, एक ए पर्सन है जिसने यहाँ पर एक एबीसी कंपनी को स्टैब्लिश किया है, और ए पर्सन ने अपने पर्सनल यूज के लिए एक कार जो है वो खरीदी है। ठीक है, दूसरी ट्रांजेक्शन देखो क्या है कि एबीसी कंपनी ने ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए अपने लिए यहाँ पर जो है वो कार खरीदी है। ठीक है, और तीसरी ट्रांजेक्शन है कि जो एबीसी कंपनी है उसके जो एम्प्लॉयज हैं वो यहाँ पर हार्ड वर्किंग नहीं है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन आपको मैंने दिखा दी। ठीक है, तो पहली ट्रांजेक्शन देखो क्या है, ये जो ट्रांजेक्शन है वो हमारे बिजनेस के साथ रिलेटेड नहीं है, क्योंकि बिजनेस के ऑनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए कार को जो है वो खरीदा है। तो ये तो पहली कंडीशन को ही फुलफिल नहीं करता है, तो इसे हमें बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड नहीं करना है। ठीक है, दूसरी ट्रांजेक्शन देखो, एबीसी कंपनी ने यहाँ पर जो है एक कार परचेज की है ताकि वो अपना जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है उसको कर सके। तो देखो, ये जो ट्रांजेक्शन है वो हमारे बिजनेस के साथ रिलेटेड है, तो ये पहली कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। दूसरी कंडीशन क्या है, मॉनेटरी टर्म। क्या है, मॉनेटरी टर्म, यानी कि इस ट्रांजेक्शन को हम मॉनेटरी टर्म्स में कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि कार की वैल्यू मान के चलो 5 लाख रुपए है, तो मनी की टर्म्स में इस ट्रांजेक्शन की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस ट्रांजेक्शन को हम क्या करेंगे, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड जो है वो कर लेंगे। तीसरी ट्रांजेक्शन देखो क्या है कि जो कंपनी है उसके जो एम्प्लॉयज हैं वो हार्ड वर्किंग नहीं है। तो देखो, ये जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे बिजनेस के साथ रिलेटेड है, पर इसको हम मॉनेटरी टर्म्स में इसकी वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसीलिए हम इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड जो है वो नहीं करेंगे। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि हम बुक्स ऑफ अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जो कि बिजनेस के साथ रिलेटेड होती है, और उनको हम मॉनेटरी टर्म्स में कैलकुलेट जो है वो कर सकते हैं, यानी कि मनी की टर्म्स में उनकी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। देखो, जब हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं ना, तो हम बेसिकली यहाँ पर क्या बनाते हैं, एक जर्नल बनाते हैं। एक यहाँ पर हम बुक ऑफ अकाउंट जो है वो प्रिपेयर करते हैं, जिनको जर्नल के नाम से जो है वो जाना जाता है। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, सिस्टमेटिक वे में सभी ट्रांजेक्शन को जो है वो रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि यहाँ पर परचेज की हमने, सेल्स की, उसके बाद हमने फर्नीचर परचेज किया। ठीक है, वगैरह वगैरह, ये सारी ट्रांजेक्शन हम जो है एक जगह पे सिस्टमेटिक वे में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है रिकॉर्ड करके रख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आता है क्लासिफाइंग ऑफ ट्रांजेक्शन। क्लासिफाइंग ऑफ ट्रांजेक्शन के अंदर हम बेसिकली ये जो ट्रांजेक्शन हमने एक जगह पे रिकॉर्ड किया है इनको इनकी नेचर के हिसाब से हम अलग अलग कर देते हैं। क्लासिफिकेशन को हम एक एग्जांपल की हेल्प से यहाँ पर समझेंगे। तो मान के चलिए यहाँ पर एक बॉक्स है जिसके अंदर मल्टीपल कलर्स की जो है वो बॉल्स पड़ी हुई है, जैसे कि रेड, ब्लू और ग्रीन। ठीक है, बहुत सारी बॉल्स हैं। तो हमने बेसिकली यहाँ पर क्या किया, एक अलग अलग बॉक्स जो है वो बना लिया। यानी कि रेड बॉल्स के लिए एक अलग सा बॉक्स बना लिया, ब्लू के लिए हमने एक अलग से बॉक्स बना लिया, और ग्रीन के लिए हमने एक अलग से यहाँ पर बॉक्स बना लिया। और इसमें से रेड बॉल्स को हमने उठाया और इस बॉक्स में डाल दिया, ग्रीन को, ब्लू को उठाया और इस बॉक्स में डाल दिया, और ग्रीन को उठाया और इस बॉक्स में डाल दिया। तो ये हमारी बेस्ट एग्जांपल है क्लासिफिकेशन की।
अकाउंटिंग में भी हम यहाँ पर क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर एक साथ सभी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया है, परचेस, सेल, वेजेस, है ना, तो हम उसके नेचर के हिसाब से उनको अलग अलग कर देते हैं। और अकाउंटिंग में क्लासिफिकेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर अकाउंट्स बनाते हैं। क्या करते हैं हम यहाँ पर अकाउंट्स बनाते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर क्या कर लिया, एक परचेज अकाउंट जो है वो बना लिया। हमने क्या किया, यहाँ पर परचेज अकाउंट जो है वो बना लिया, और इस जर्नल के अंदर परचेज की जितनी भी ट्रांजेक्शन थी उसको हटाकर यहाँ पर अलग करके परचेज अकाउंट में जो है वो रिकॉर्ड कर दिया। और इस अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ परचेज से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन है उन्हीं को रिकॉर्ड किया गया है। तो इसे हम कहते हैं यहाँ पर क्लासिफिकेशन। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है वो होता है समराइजिंग। अब समराइजिंग का मतलब क्या है, समराइजिंग का सिंपल सा मतलब है समरी प्रिपेयर करना। जैसे आपको याद होगा जब हम 10th में पढ़ते थे तो हमें एक क्वेश्चन आता था कि हमारे पास इतना बड़ा, मान के चलो 20 लाइंस का एक पैराग्राफ है, और उस पैराग्राफ को पढ़कर हमें उसे 3 से 4 या 5 से 6 लाइनों में एक्सप्लेन करना है, यानी कि उसकी समरी प्रिपेयर करनी है। और इस तरीके से प्रिपेयर करनी है कि सारे पैराग्राफ के बारे में हमें यहाँ पर पता चल सके। ऐसे ही हम अकाउंटिंग के अंदर भी करते हैं। अकाउंटिंग के अंदर हमने बहुत सारी ट्रांजेक्शन जो है वो रिकॉर्ड करके रख ली होती है। हम क्या करते हैं, अब उसकी समरी प्रिपेयर करते हैं। समरी कैसे प्रिपेयर होता है, तो देखो क्लासिफिकेशन के अंदर हमने मल्टीपल अकाउंट यहाँ पर ओपन किए थे, जैसे कि कैश अकाउंट ओपन किया, परचेज अकाउंट ओपन किया, सेल्स अकाउंट ओपन किया, ठीक है। अब क्या होता है कि लास्ट में जैसे हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है तो इन अकाउंट के जो लास्ट में बैलेंसेस बच जाते हैं, उन बैलेंसेस से हम यहाँ पर ट्रायल बैलेंस जो है वो बनाते हैं। क्या बनाते हैं, यहाँ पर ट्रायल बैलेंस जो है बनाते हैं, ताकि इन अकाउंट्स की हम एक समरी जो है वो प्रिपेयर कर सके, ठीक है। और इस ट्रायल बैलेंस को ही पढ़कर हमें पता लग सके कि हमारे बिजनेस की पोजीशन बेसिकली यहाँ पर क्या है, ठीक है। एक और एग्जांपल देता हूं। हमने यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लिया, जिसके अंदर हमने हमारे जितने भी रेवेन्यू थे, जितने भी एक्सपेंसेस थे, उसकी यहाँ पर जो है वो समरी बना ली, ताकि हम जान पा रहे हैं कि हमारे प्रॉफिट और लॉस कितना जो है वो आया। तो इस स्टेप को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर समराइजिंग कहते हैं। उसके बाद आता है एनालिसिस ऑफ इंटरप्रिटेशन, ठीक है। इसके अंदर हम बेसिकली हमने जो अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन की समरी प्रिपेयर की ना, उसको हम स्टडी करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, ताकि हम अपने बिजनेस के बारे में यूजफुल इंफॉर्मेशन को जो है वो गेन कर सके। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आपने स्टडी किया और आपको पता लगा कि इस साल आपने जो प्रॉफिट कमाया वो 50,000 रुपए का कमाया, ठीक है, जो कि पिछले साल के मुकाबले थोड़ा सा कम है, यानी कि आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है। उसके बाद आपने एक बैलेंस शीट भी प्रिपेयर की थी, जहां पर आपने एसेट्स और लायबिलिटीज की समरी प्रिपेयर की थी, और इस बैलेंस शीट को आपने एनालिसिस किया तो आपको पता लगा कि आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसे है, यानी कि आप फाइनेंशियली कितने स्ट्रॉन्ग या फिर वीक। और लास्ट में जब हमें रिजल्ट मिल जाते हैं हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, उस रिजल्ट्स को हम यूजर को जो है वो कम्युनिकेट कर देते हैं। क्लियर है, तो ये हमारी क्या होती है, पूरी की पूरी प्रोसेस होती है। तो अगर हम इसको कंक्लूड करें तो इसकी जो डेफिनेशन है वो देखें, तो अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग बिजनेस एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्टिंग द रिजल्ट टू यूजर्स, ठीक है। यानी कि अकाउंटिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम पहले ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसे क्लासीफाई करते हैं, उसकी समरी प्रिपेयर करते हैं, ताकि उसका एनालिसिस करके हम इंटरप्रिटेशन कर सकें और जो भी रिजल्ट आए उसको यूजर को कम्युनिकेट कर सके, रिपोर्ट जो है वो कर सके। आई होप आपको यहाँ पर अकाउंटिंग का जो मीनिंग है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो गया है। अब इसके बेस पर आपको क्वेश्चन के आंसर जो है वो करने हैं, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन के यहाँ पर आंसर जो है वो करोगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, अकाउंटिंग प्रोसेस begins by the recording the financial transaction that occur within a business. These transactions may be include sales, purchase, expenses, receipt, payments and investment. Recording business transaction in the accounting record is known as, ठीक है। तो देखो अकाउंटिंग का पहला स्टेप होता है ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, जिसके अंदर हम लोग सेल्स, परचेज, एक्सपेंसेस, इनसे रिलेटेड ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। तो जब हम यहाँ पर अकाउंटिंग के अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए उसे लेजर पोस्टिंग कहा जाता है, ऑप्शन बी उसे जर्नलाइजिंग कहा जाता है, ऑप्शन सी जर्नल बैलेंसिंग कहा जाता है, या फिर बोथ एक भी आंसर। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जर्नलाइजिंग, ऑप्शन बी जर्नलाइजिंग हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इन अकाउंटिंग वी रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन दैट आर रिलेटेड टू द बिजनेस एंड एक्सप्रेस इन मॉनेटरी टर्म्स, व्हिच ऑफ दिस ट्रांजेक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग, ठीक है। तो देखो अकाउंटिंग के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं
जो कि हमारे बिजनेस के साथ रिलेटेड होते हैं और जिनको हम मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस जो है वो कर सकते हैं। तो इसमें से कौन सी ऐसी ट्रांजेक्शन है जिसको हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे? पहला, रॉ मटेरियल परचेज वर्थ 10,000। आपने रॉ मटेरियल बिजनेस के लिए परचेज किया है जिसकी वर्थ कितनी है? 10,000। तो इस ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि देखो ये दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रही है। ये हमारे बिजनेस के साथ भी रिलेटेड है और इसको हम मॉनेटरी टर्म्स में इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद वेजेस पे टू वर्कर्स कंपनी 5,000। तो कंपनी ने अपने वर्कर्स को वेजेस पे किए हैं 5,000 रुपए के। तो ये भी हमारे बिजनेस के साथ रिलेटेड है और इसके मॉनेटरी टर्म्स में हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसे भी हम रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद है सेलिंग गुड्स टू अ कस्टमर 15,000। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कस्टमर को गुड्स सेल किए हैं 15,000 के, तो ये भी बिजनेस के साथ रिलेटेड है और मॉनेटरी टर्म्स में इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारा किसके अंदर आएगा? ये हमारा रिकॉर्ड होगा। उसके बाद 50% एम्प्लॉयज आर हार्ड वर्किंग एंड लॉयल। तो देखो ये हमारे बिजनेस के साथ तो रिलेटेड है पर इसकी हम मॉनेटरी टर्म्स में वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते कि इसकी वैल्यू कितनी होगी मनी के टर्म्स में। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इस इंफॉर्मेशन को, इस ट्रांजेक्शन को हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड जो है वो नहीं करेंगे। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, once transaction have been recorded they need to be classified into appropriate account। जब हमारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लेते हैं तब हमें क्लासिफाई करने की जरूरत जो है वो उन्हें पड़ती है, जिनके लिए हम उन्हें एप्रोप्रिएट अकाउंट में जो है वो ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम लोग जर्नल से ट्रांजेक्शन्स को, एंट्रीज को रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? जैसे एग्जांपल के मान के चलिए आपने यहाँ पर जर्नल मेंटेन की हुई है जहां पर आपने एक साथ बहुत सारी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया है। आपने एक परचेज अकाउंट जो है वो बना लिया है, परचेज अकाउंट जो है वो बना लिया है। अब आपको क्लासिफिकेशन करने, तो आपने क्या किया, इस जर्नल के अंदर परचेज से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन थी इसको उठाकर परचेज अकाउंट में एंटर कर दिया। तो ये जो प्रोसेस हुई इसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं? इसे हम जर्नलाइजिंग पोस्टिंग कहते हैं या फिर इसे हम लेजर पोस्टिंग कहते हैं या फिर बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ द। तो क्या लग रहा है आपको इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लेजर पोस्टिंग। इस प्रोसेस को हम लेजर पोस्टिंग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द समराइजिंग स्टेप इन अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स कंपाइलिंग एंड कंडेंसिंग ऑल फाइनेंशियल डाटा इनटू मीनिंगफुल एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो समराइजिंग के अंदर हम दो चीजें करते हैं। पहले हम सारे फाइनेंशियल डाटा को कंपाइल करते हैं, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज है जितना भी फाइनेंशियल डाटा होता है इनको इकट्ठा करते हैं। ठीक है, उसके बाद कंडेंसिंग के अंदर हम क्या करते हैं, उनको शॉर्ट में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि उनकी एक समरी जो है वो प्रिपेयर करते हैं। तो आपको बिजनेस ट्रांजेक्शन की जब समरी प्रिपेयर करनी होती है तो इनमें से कौन सी चीज आपको प्रिपेयर करनी पड़ती है? ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ता है, बैलेंस शीट बनाना पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ता है या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से चैट बॉक्स में बताइए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है। अगर आपको बिजनेस ट्रांजेक्शन की समरी प्रिपेयर करनी हो तो आपको इसमें से कौन कौन से अकाउंट और स्टेटमेंट जो है वो बनाने की जरूरत पड़ती है? ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर ऑल ऑफ द अबव। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से चैट बॉक्स में बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो देखो ट्रायल बैलेंस को हम प्रिपेयर करते हैं ताकि जितने भी हमारे अकाउंट्स थे ना उसकी हम यहाँ पर समरी जो है वो प्रिपेयर कर सके। ठीक है, उसके बाद देखो बैलेंस शीट को हम बनाते हैं ताकि हमारी जो एसेट्स और लायबिलिटीज है उसकी हम यहाँ पर समरी प्रिपेयर कर सके। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम बनाते हैं रेवेन्यू और एक्सपेंसेस की समरी प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, which of the following steps in the accounting process involves using financial ratios, trend analysis and other tools to gain useful information about the organizational financial performance and position। ठीक है, तो अकाउंटिंग की प्रोसेस के किस स्टेप के अंदर हम लोग फाइनेंशियल रेशियोज का यूज करते हैं, ट्रेंड एनालिसिस का यूज करते हैं और अदर टूल्स का यूज करते हैं ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और पोजीशन के बारे में जान सके। पहला स्टेप रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन, दूसरा समराइजिंग फाइनेंशियल डाटा या फिर एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग या फिर क्लोजिंग द अकाउंट। तो फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर आपको क्या लग रहा है? रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन, समराइजिंग फाइनेंशियल डाटा, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो हमारा जो ऑप्शन सी होगा एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग, ये हमारा जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग
business and financial transaction and analyzing, interpretation and reporting the result to the user. Which of there is a not a objective of accounting? ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऐसा ऑब्जेक्टिव है जो कि अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं है? पहला, मेंटेनिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, तो ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है। तो देखो अकाउंटिंग हम इसलिए करते हैं कि हमारी जितनी भी यहाँ पर ट्रांजेक्शन हुई होती है, जितनी भी हमारी यहाँ पर ट्रांजेक्शन हुई होती है, उसको उसका हम एक सिस्टमैटिक वे में जो है रिकॉर्ड मेंटेन करके जो है वो रख सके। ठीक है, उसके बाद है डिटर्मिनिंग प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, अब देखो हम अकाउंटिंग करते हैं ताकि हम जान पाए कि हमारे यहाँ पर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है वो कैसे रही है, हमने इस साल कितना प्रॉफिट और लॉस जो है वो कमाया। उसके बाद है अस्टे द फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जानना कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन यहाँ पर कैसी रही है। ठीक है, तो ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है। उसके बाद है सुपरविजन ऑफ वर्कर, तो हमारे जो वर्कर्स हैं उनको सुपरवाइज करना। तो ये जो ऑब्जेक्टिव है वो हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं होता है अकाउंटिंग का। ठीक है, वर्कर्स को सुपरवाइज करना ये अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज आर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वालिटेटिव फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग रेफर्स टू द एट्रीब्यूट that make financial information useful, reliable, relevant to users like investor, manager, regulators. Qualitative features of accounting include. ठीक है, देखो किसी भी चीज के कुछ यहाँ पर फीचर्स होते हैं, कुछ क्वालिटीज होती हैं, ऐसे अकाउंटिंग की भी यहाँ पर कुछ क्वालिटीज होती हैं जो कि हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूजफुल बनाती है, रिलायबल बनाती है और रेलेवेंट बनाती है यूजर्स के लिए, ताकि वो डिसीजन मेकिंग जो है वो कर सके। तो अकाउंटिंग के क्वालिटेटिव फीचर्स कौन कौन से होते हैं? पहला रिलायबिलिटी, दूसरा रेलेवेंस, तीसरा कंपेरेबिलिटी या फिर अंडरस्टैंडेबिलिटी। तो फटाफट से इसका आंसर बताइए, इसका आंसर आपको क्या लगेगा? इसमें से कौन सा हमारा क्वालिटेटिव फीचर होता है अकाउंटिंग का? यानी कि अकाउंटिंग के अंदर जो हमारी अकाउंटिंग प्रोसेस है उसके अंदर कौन कौन सी यहाँ पर क्वालिटीज जो है वो होनी जरूरी है? रिलायबिलिटी, रेलेवेंस, कंपेरेबिलिटी या फिर अंडरस्टैंडेबिलिटी। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से चैट बॉक्स में बताइए। तो इसका जो ऑप्शन डी होगा वो हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, तो देखो हमारे जो अकाउंटिंग है वो रिलायबल होनी चाहिए, यानी कि अगर हम अकाउंटिंग कर रहे हैं तो जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर ना हमारे जो यूजर्स हैं वो भरोसा कर सके कि ये जो इंफॉर्मेशन है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। ठीक है, साथ के साथ रेलेवेंस, कि हम अकाउंटिंग इस तरीके से करेंगे कि हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम प्रिपेयर करेंगे अकाउंटिंग का यूज करके वो यूजर्स के लिए रेलेवेंट हो, यानी कि वो उसका यूज करके डिसीजन मेकिंग वगैरह जो है वो कर सके। उसके बाद है कंपेरेबिलिटी, कंपेरेबिलिटी का मतलब कि हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो है वो कंपेयर कर सके, ताकि हम जान पाए कि हमारी जो है वो प्रोग्रेस जो है वो कैसी रही है। इसके अंदर हम अपने जो कंपटीटर्स हैं उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ कंपेयर कर सकते हैं, या फिर हम प्रीवियस ईयर की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं अपने ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रीवियस ईयर के हैं उनको कंपेयर कर सकते हैं, ताकि हम जान पाए कि इस साल हमने कितनी प्रोग्रेस जो है वो की है। उसके बाद अंडरस्टैंडेबिलिटी, तो हम अकाउंटिंग का यूज करके जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो प्रेजेंट करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर उसको हम आसानी से अंडरस्टैंड कर सके, ये भी यहाँ पर फीचर जो है वो होना जरूरी है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो